नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आपका फॉर्मूला गुरु में। मैं हूं विपुल सिंह। फॉर्मूला गुरु में हर हफ्ते हम एक नई थीम के साथ आते हैं जिससे आपका पोर्टफोलियो न सिर्फ सुरक्षित रहे बल्कि लगातार उत्तरोत्तर बढ़ोतरी उसमें देखने को मिले। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे ऐसे सेक्टर की जिसको लेकर दुनिया भर में अब चिंताएं बढ़ रही हैं। एसवीबी बैंक के बाद अमेरिका, यूरोप में तमाम बैंकों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही, क्या इसका असर भारतीय बैंकों पर भी पड़ेगा? बैंकिंग शेयरों में निवेश से पहले किन बातों का आप ध्यान रखना चाहिए? प्राइवेट या सरकारी, कौन से बैंक देंगे बेहतर मुनाफा? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे आज के शो में। लेकिन सबसे पहले उन बड़े सवालों पर नजर डाल लेते हैं जिनके जवाब आज हम इस कार्यक्रम में तलाशेंगे। तो एक एक करके जो तमाम बड़े सवाल हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि दुनिया भर में छाए बैंकिंग सेक्टर का भारतीय बाज़ारों पर, भारतीय बैंकों पर किस तरीके का असर देखने को मिलेगा। कि यहाँ पर भी इस तरह के संकट हो सकते हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है उस पर भी हम बात करेंगे कि क्रेडिट डिमांड जो देख रहे हैं कि हम घटती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, उसका बैंकों के निवेश से जो निवेशक हैं उनको किस तरीके से इसे पढ़ना चाहिए और इसका क्या कुछ असर, अगर ये डिमांड घटती है तो क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है, ये हम आज के अपने एक्सपर्ट से समझेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल कि बढ़ती हुई ब्याज दर और महंगाई अगर लंबी चलती है और जैसा लग रहा है कि लंबी चलेगी तो इसका असर अर्थव्यवस्था पर, बैंकों पर किस तरीके से देखने को मिलेगा, इसका जवाब भी हम तलाशने की कोशिश करेंगे अपने आज के एक्सपर्ट से। महत्वपूर्ण सवाल ये, और ख़ास तौर से जो लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैंकिंग शेयरों को चुना कैसे जाए, उनको चुनते वक्त किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन आंकड़ों पर नज़र रखनी चाहिए, ये भी आज हम बताएंगे आपको और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई इसका फॉर्मूला है जिसके ज़रिए हम एक बेहतर बैंकिंग शेयर जो है वो चुन सकें। अगला सवाल पे हम बातचीत करेंगे कि बैंकिंग शेयरों का आउटलुक 2023 के अंदर कैसा दिखाई दे रहा है। 2023 में क्या बैंकिंग शेयर चलेंगे? 2022 में हमने देखा कि अच्छी खासी तेज़ी ये देखने को मिली थी, खासतौर से मिड कैप बैंकिंग में। लेकिन क्या 2023 में अभी तक के जो हालात हैं वो फिलहाल इस बात का इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं। तो कैसा आउटलुक है, अभी बचे हुए महीने जो हैं क्या उनमें बैंकिंग शेयर चमकेंगे, ये भी जानेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट से। इसके अलावा बात करेंगे बैंकिंग कंपनियों के नतीजों को पढ़ना कैसे चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स आने के बाद जो है हम क्या अपने पोर्टफोलियो में, अगर कोई बैंक है तो क्या उसे रिशफल करना चाहिए, कहाँ पे निकलना चाहिए, कहाँ पे बैंकों के नतीजे पढ़ करके निवेश करना चाहिए, उसको पढ़ना कैसे चाहिए, किन आंकड़ों पर नज़र डालनी चाहिए, इस पर जो है हम अपने एक्सपर्ट से समझेंगे क्या इसका क्या फॉर्मूला है। इसके अलावा बात करेंगे कि अगर बैंकिंग शेयरों में चुनाव करना हो तो मिड कैप चुने या लार्ज कैप चुने। ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर सवाल हो जाता है कि कौन से ऐसे शेयर हैं जहाँ पर आने वाले समय में अच्छे खासे नतीजे जो है, अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा ये भी हम समझेंगे प्राइवेट या सरकारी, कौन से बैंकिंग शेयर ऐसे हैं जहाँ पर कि निवेश जो है वो फ़ायदेमंद रह सकता है, और अभी मौजूदा स्थिति में ख़ासतौर से कौन से बैंक अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। और आखिर में आज के इस मंथन का लब्बो-लुआब निकल करके आएगा और आज के खास मेहमान हमारे संतोष सिंह जी से पूछेंगे कि उनके पसंदीदा 5 बैंकिंग शेयर ऐसे कौन से हैं जहां पर अभी खरीदारी की जा सकती है, जहां आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। चलिए तो अब कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं और आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के फॉर्मूला गुरु JRK वेल्थ मैनेजमेंट के CEO संतोष कुमार सिंह जी से। संतोष जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण ये हमारा शो होता है, क्योंकि हम बहुत बेसिक बातों पे बातचीत करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण मंथन करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग सेक्टर की, अलग अलग फॉर्मूले की। आज हम बैंकिंग शेयरों पे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आज की थीम पर हम जाएँ उससे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे एक टिप्पणी आपकी बाज़ार के ऊपर, क्योंकि अगर हम 1-1.5 महीने 2 महीने का नज़रिया लेते हैं तो बाज़ार की दिशा आपको कैसी दिखाई दे रही है? क्योंकि जिस तरह की स्थिति है उसमें बहुत लंबे समय से बाज़ार एक रेंज में फंसा हुआ है। अभी दूर ही रहना चाहिए बाज़ार से, एंट्री करनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, क्या सलाह रहेगी आपकी? थैंक यू विपुल जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बाजार की जहाँ तक बात है विपुल जी, सबसे पहली चीज़ की बाजार में एक तरह का फियर फैक्टर डेफिनेटली हम देख रहे हैं, और वो फियर फैक्टर मार्च के महीने में जब सारे जगह टैक्स एडजस्टमेंट है, लोगों को टैक्स देने हैं,
और साल वित्तीय वर्ष वर्ष का जो है लास्ट टाइम चल रहा है ऑलमोस्ट, तो वहां पर थोड़ी सी लिक्विडिटी क्रंच फाइनेंशियल सिस्टम में रहती है, जी। जिसके कारण कि हम इक्विटी में वो समर्थन नहीं देख रहे हैं। साथ ही जो विश्व से, पूरे वैश्विक बाजारों से जो न्यूज आ रही है वो भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि हम्म। कई बैंकों को डिफॉल्ट होते हुए हमने देखा है। यूएस में कह लें, यूरोप में क्रेडिट स्विस को हमने देखा है डिफॉल्ट होते हुए। तो ये तमाम चीजों के कारण मार्केट में काफी ज्यादा जो है मंदी गहराई हुई है। और अगर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी को छोड़ दें तो उसके अलावा पूरे मार्केट में अगर आप देखेंगे तो वहां पर काफी ज्यादा बदतर स्थिति देखने को मिल रही है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। आप देखें कि जो एफआईआई है उन्होंने अपने अपना जो कह लें कि कॉल है ऑन इंडियन मार्केट वो पॉजिटिव किया है कि नहीं। लगातार तीसरी महीना ये चल रहा है जनवरी से लेकर अभी तक, जी। जबकि एफआईआई इंडेक्स पे लगातार शॉर्ट बनाए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब तक वो लोग जो कि संस्थागत निवेशक हैं वो उन्होंने अगर शॉर्ट बनाया है, तब तक तो शायद मार्केट जो है वो इसी तरह रहेगा। जहां तक लेवल की बात है, मुझे लग रहा है निचले स्तरों पे 16,800 एक अहम लेवल है। अगर वो टूटता है तब मंदी और गहरा सकती है। अदरवाइज अभी तक एक कंसोलिडेशन लोअर लेवल पे देखने को मिल रहा है। अप्रैल का महीना कैसा होगा और उनके एफआईआई के जो हैं कॉल किस तरह से रहते हैं जी। और इंडेक्स पे क्या व्यू रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे मार्केट के आने वाले दिनों में गति। तो फिलहाल ये सलाह है कि सावधान रहने की आवश्यकता है। और जिस तरह की घटनाक्रम चल रहे हैं, बाजार अगर 16,800 तोड़ता है तो एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो आप अलर्ट रहें जो है इस बाज़ार को लेकर के। और अगर बहुत एक्सपर्ट आप नहीं हैं तो बाज़ार से थोड़ी सी अभी दूरी बना करके चलें, जब तक थोड़ी सी दिशा स्पष्ट नहीं हो जाती है। अब लौटते हैं आज की थीम पर, और एक एक करके वो तमाम सवाल स्क्रीन पर लेकर के आएँ और आपसे उत्तर लें उसका, बैंकिंग सेक्टर को समझने के लिए। लेकिन उससे पहले जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर में हम ये चर्चा कर क्यों रहे हैं। चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि 2022 में हमने देखा कि लंबे समय से सुस्त पड़े जो मिड कैप बैंक्स थे उनमें भी 100% तक के रिटर्न देखने को मिले, अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। लेकिन जनवरी के बाद से हम देख रहे हैं, दिसंबर से ही माहौल थोड़ा बदलना शुरू हो गया था और बैंकिंग शेयरों में एक कहीं ना कहीं सुस्ती देखने को मिलने लगी। और जरा हमें चाहेंगे जरा फटाफट चार्ट लेकर के आइए। जरा ये देखिए, जरा पिछले 3 महीनों में ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। 43,500 से टूटते टूटते कहाँ पर आ चुका है ये जो है चार्ट जो है, क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा जरा हम कुछ एक बैंकों की बात करें तो जो सरकारी बैंक हैं उनकी पिटाई हम देख रहे हैं ज़्यादा हुई है। जनवरी से अब तक एसबीआई में हम देख रहे हैं 17-18% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। इसके अलावा अगर हम बाकी बैंकों की बात करें तो ये देखिए, जैसा हम सरकारी बैंकों की बात करते हैं, आईसीआईसीआई बैंक में हम देख रहे हैं कि उस सरकारी बैंकों के मुकाबले थोड़ी कम गिरावट देखने को मिली है, 5.5% ही टूटा है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए एक्सिस बैंक में हम देख रहे हैं 12% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। और जरा शेयर लेकर के आइए, कैनरा बैंक एक और सरकारी बैंक, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 18-18.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी 14% से ज़्यादा टूटा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मतलब अक्रॉस द बोर्ड जो है 2-3 महीनों में हम देख रहे हैं 15-20% का करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। इंडसइंड बैंक भी करीब करीब 16% के आसपास की गिरावट ऊपर से यहाँ पर देखने को मिली है। बंधन बैंक 52 वीक लो पे ट्रेड करता हुआ, लगातार बुरी खबरें यहाँ पर। अब हम देख रहे हैं 22% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये वो कारण है, इसकी वजह से हमने आज ये थीम रखी है और ये समझने की कोशिश करेंगे क्या इस गिरावट के बाद बैंकिंग शेयरों में खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या ये संकट और कितना गहरा हो सकता है। पहला सवाल संतोष जी आपसे कि दुनिया भर में ये जो क्राइसिस है जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, उसका असर भारतीय बैंकों पर किस तरीके से आने वाले समय में आप देख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं बैंक डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं तमाम जगहों पर जो है अब क्राइसिस देखने को मिल रही है। तो अभी इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर, भारतीय बैंकों पर किस तरीके से देख रहे हैं आने वाले दिनों में आप? देखिए, भारतीय बैंकिंग सिस्टम मुझे लगता है कि लीस्ट अफेक्टेड होंगे। ये सारे जो चीज बाहर में चल रही है, विदेशों में चल रही है, और लेकिन यहाँ पर एक रिस्क जो कि मंडरा रहा है वो ये है कि अगर हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन ज्यादा दिनों तक हाई बने रहेंगे, जिसकी थोड़ी उम्मीद है इसलिए क्योंकि एल नीनो इफेक्ट आने वाला है, ऐसा आईएमडी बता रहे हैं, तो इससे जो है फसल भी कम होगी और इससे फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकते हैं। तो इन तमाम चीजों के कारण ऐसा लग रहा है कि अगर ये ज्यादा दिनों तक रहता है तब बैंकिंग में एक रिस्क जो सामने उभर के आएगा, पहला रिस्क वो है कि इनके ट्रेजरी पे लॉसेस आने होंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इनका जो इन्वेस्टमेंट जीसेक या ट्रेजरी में है उसमें इनको एम टू एम लॉस आएगा, न कि
एक्चुअल लॉस आएगा। तो एमटीएम लॉस इनको रिपोर्ट करनी पड़ती है एज पर सेबी गाइडलाइंस हर क्वार्टर में, और क्वार्टर में आपको लॉस दिखेंगे। जब तक कि बैंकें इसको मतलब होल्ड टिल मैच्योरिटी जिसे हम कहते हैं अगर रखेंगे तो कोई लॉस नहीं है, लेकिन एमटीएम का लॉस डेफिनेटली दिखेगा। दूसरी चीज होगी कि अगर ज्यादा दिन तक इंटरेस्ट बढ़े रहे तो एनपीए होने के कगार पे, जो कि कमजोर कड़ी इकोनॉमिक सिस्टम में रहती है, वहां से पैसे आने कम हो जाते हैं, क्योंकि एक वीसीएस साइकिल है जिसके अंदर अगर इकोनॉमी फंसती है इन्फ्लेशन में तो ये रिस्क बन सकता है। लेकिन ये स्थिति तब होगी जब ये काफी ज्यादा दिनों तक बना रह सकेगा। और यूएस या यूरोप में जो प्रॉब्लम दिख रही है वैसी प्रॉब्लम शायद इंडिया में अभी तक नहीं आए। लेकिन क्योंकि एक अविश्वास हो गया वहां के लोगों का वहां के बैंकिंग सिस्टम में, और जिसके कारण कि लोग एक मुश्त आ गए पैसा मांगने के लिए, तो किसी भी सिस्टम में अगर वैसा होता है तो वो एक रिस्क खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। अब सर एक एक करके अलग अलग पहलुओं में बातचीत करते हैं, हालांकि इस पर भी बहुत सारे अभी सवाल थे मेरे पास, लेकिन समय की कमी आपके पास है थोड़ी सी। अब चूंकि एक बड़ा घटना ये है कि जो क्रेडिट डिमांड है, अगर जो आप कह रहे हैं कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट होंगे उसमें हो सकता है कि अभी हम इन्फ्लेशन के नंबर्स देख रहे हैं, अगर ऐसे में क्रेडिट डिमांड घटती है तो भी आपको लगता है ये जो गोल्डन पीरियड था बैंकों का, जिसमें हम देख रहे थे कि बहुत चीज़ें जो है बहुत आउटलुक बेहतर लग रहा था, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे, कंपनियों की भी ग्रोथ देखने को मिल रही थी, कंपनियों के मार्जिन्स बेहतर नतीजे हम देख रहे थे, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि ये जो है जो पीक टाइम था वो निकल गया है। आप कैसे देख रहे हैं इसे, और जो अगर क्रेडिट डिमांड घटती है तो उसका बैंक्स पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली चीज हम जब बैंक की एनालिसिस करते हैं तो लोन ग्रोथ देखते हैं, और अगर क्रेडिट डिमांड घटती है तो इनके लोन ग्रोथ नहीं होंगे, हो सकता है कि नेगेटिव भी हो जाए, जिसके कारण कि इनकी फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर होगी। और अगर किसी भी सेक्टर में ग्रोथ नहीं है तो इक्विटी में उनके वैल्यूएशंस काफी सप्रेस हो जाते हैं, लोग जो है बिक्री करने लग जाते हैं क्योंकि आउटलुक नेगेटिव हो जाता है। लेकिन विपुल जी, ये मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म फिनोमेना होगा, बहुत दिनों तक के लिए नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि सारे लोग जो है उम्मीद लगा रहे हैं कि भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहा है, तो वहां पर ये फिनोमेना शॉर्ट टर्म होगा, न कि लॉन्गर टर्म होगा। लॉन्गर टर्म में मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ कि बैंकिंग सिस्टम में ये सारी चीजें सुधर जाएंगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ये चीजें हो सकती हैं कि थोड़ा लोन ग्रोथ के ऊपर हो जाए और कुछ दिनों के लिए सारी चीजें थोड़ी बिखर जाएं। लेकिन लॉन्गर टर्म में मैं अभी भी काफी पॉजिटिव हूँ। तो लंबी अवधि में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अभी बेहतर दिखाई दे रही हैं, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में अभी ये जैसे जैसे चीज़ें आगे परत दर परत खुलेगी उसका इफेक्ट, उसका असर देखने को मिलेगा, ये संतोष जी का मानना है। अब सर एक जो बड़ा कंसर्न है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर, दूसरा अगर डिमांड घटती है तो क्या होगा, और अभी जो ब्याज दरों का बढ़ने का दौर है जिसको लेकर के अब हम देख रहे हैं कि ये बात उठने लगे कि अब इस पर विराम लगना चाहिए। इन्फ्लेशन के नंबर अभी भी जो बहुत कंफर्टेबल लेवल हैं उनसे उसके इर्द गिर्द ही हैं, उससे ऊपर ही हैं, बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन पे नहीं है इन्फ्लेशन के नंबर। अगर ये भी चीज़ें अभी थोड़ा सा और खिंचती हैं तो आपको लगता है कि इसका जो है इम्पैक्ट भी निगेटिव देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, ये विपुल जी एक तरह का वीसीएस साइकिल है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ानी पड़ेगी, और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर होती है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर होती है तो बहुत बार क्या करती है कंपनी, अपने एक्सपेंशन की जो योजनाएं हैं वो कम कर देती हैं, लोगों को जॉब लॉस होने लग जाता है, और एक इकोनॉमी एक वीसीएस साइकिल में फंस जाती है। और ये जब जॉब लॉस होगा तो गवर्नमेंट के प्रति भी लोगों का गुस्सा काफी हो जाता है। तो ये सारी चीजें लेकर कहना कि एक ऐसे साइकिल में फंस जाएगा मार्केट की स्थिति खराब हो सकती है। लेकिन चूंकि और उसके साथ एनपीए का भी बैंकों के बढ़ सकते हैं, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट में एनपीए का लाजमी है कि जो कमजोर कड़ी होगी वो पैसा देना थोड़ा बंद कर देगी, या इंटरेस्ट जो है टाइम पे नहीं दे पाएंगे लोग। तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म में ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता कि इतना होना चाहिए। डेफिनेटली ये शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, बाहर से पैसे भी कम आएंगे थोड़े इकोनॉमी में, तो ये सारी चीजें कह रहे हैं कि एक तरह से हम लोग फियर फैक्टर ज्यादा लूम कर रहा है इन शॉर्ट टर्म के लिए। चलिए, तो जो फेयर फैक्टर थे उस पर, जितने बड़े बड़े फेयर फैक्टर थे उस पर तो हमने बात कर ली। अब जरा दूसरे शेयर बाज़ार पे सीधे सीधे आते हैं, और जरा हम अपने दर्शकों को समझाना चाहेंगे कि अगर जो लोग बैंकिंग शेयरों में पैसे लगाना चाह रहे हैं उनको चुनते समय किन महत्वपूर्ण कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स में हम देखते हैं कि अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। अगर आप टेलीकॉम में चुन रहे हैं तो दूसरी तरह के नंबर पर फोकस करना होगा, एफएमसीजी कंपनी चुन रहे हैं तो दूसरे तरह के नंबर्स होंगे। बैंकिंग शेयरों में वो कौन से आंकड़े होते हैं जिनका खासतौर से ध्यान रखना चाहिए अगर कोई व्यक्ति बैंकिंग शेयरों में पैसे लगाने जा रहा है?
देखिए, सबसे पहली चीज बैंकों को जब कभी भी एनालिसिस करते हैं उनकी बैलेंस शीट को लेकर करते हैं, और बैलेंस शीट में हम सबसे बड़ी चीज देखते हैं कि उनका बैलेंस शीट में जो एसेट है वो किस तरह के हैं। मतलब बैंकर्स जो हैं वो ये देखते हैं क्या कि उनकी क्रेडिट एसेस करने की एबिलिटी कितनी अच्छी है। क्योंकि अगर कोई भी नेगेटिव साइकिल चल जाता है या फिर एनपीए क्रिएशन ज्यादा होता है, तो कौन सी ऐसी बैंकें हैं जो कि अपने जिनको उधार दिया है उनकी क्रेडिटेबिलिटी को अच्छी तरह से भांप लें, और उस पे जो है स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट नियम लगा के अपनी एसेट क्वालिटी को बराबर रखें। तो ऐसी चीजों को देखना बहुत ही जरूरी है, और फिर ट्रैक रिकॉर्ड को देखें कि बैंक ने क्या कभी अपने इतिहास में एनपीए बहुत ज्यादा तो नहीं क्रिएट हो गया। अगर एनपीए ज्यादा क्रिएट हो गया इसका मतलब है कि बैंक की क्रेडिट एसेसिबिलिटी में क्वेश्चन मार्क है। दूसरी चीज देखते हैं कि मैनेजमेंट की एबिलिटी कितनी है, कि जो आने वाले टाइम पे अगर मार्केट ग्रो होगा तो वो कितने अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। उसको देखना होगा। अगेन आप प्रीवियस रिकॉर्ड पे देखें कि बैंकों में कितनी अच्छी लोन ग्रोथ रही है, और बैंकिंग कितना अच्छा इक्विटी वैल्यू अपने शेयर होल्डर्स के लिए क्रिएट कर सका है। उसके बाद हम देखते हैं बैंकों की कासा रेशियो, जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में लोगों ने कितना पैसा रखा है टोटल डिपॉजिट्स का। जितना ज्यादा डिपॉजिट्स कासा होगा उतना इनका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स कम होगा, और जिसके कारण की बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होती है। दूसरा इनका देखना होगा कि अदर इनकम में कितना हेल्दी ग्रोथ इनको दिख रहा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से जो उनका खुद का एक अपना बिजनेस है उसके साथ साथ अदर बिजनेसेस से वो कितना पैसा लेके आते हैं, और जो बैंकिंग जितना ज्यादा पैसा लेके आती है उतना ज्यादा अच्छा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट्स कितना अच्छा कंपनी कमा के दे रही है। तो इन पैरामीटर्स को देखें, और वैल्यूएशन जब करने जाएं, जबकि हमें बैंक लेनी है कि नहीं, सस्ती है या महंगी है, उसके जी। लिए प्राइस टू बुक देख लें कि कितना है उसमें। तो प्राइस टू बुक रेशियो जो है सबसे आखिर में आता है, उससे पहले जो तमाम क्राइटेरिया बताए गए हैं संतोष जी की तरफ से, चाहे वो कासा को लेकर के हो, चाहे अदर इनकम कैसे किस तेज़ी से बढ़ रही है, इन तमाम पैरामीटर्स पर पहले जो है कंपनी को परखें, जांचें, और उसके बाद ही जो है अपना निवेश आप करें। अब बैंकिंग सेक्टर को लेकर के हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे, आपने कहा कि लॉन्ग टर्म में आपको विश्वास है कि चीज़ें बेहतर होंगी बैंकिंग सेक्टर की, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा सा संशय लग रहा है। अब इस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को समझना हम चाहेंगे कि ये कितना लॉन्ग टर्म का मतलब कितनी लंबी अवधि में, क्योंकि हम अगर 2023 का जिक्र करते हैं तो 2023 में अब जो बाकी के बचे महीने हैं यहाँ पर 8-9 महीनों में आप किस तरह से प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। ये जो 15-20% का करेक्शन आ चुका है, क्या ये आपको लगता है पर्याप्त है, या आपको लगता है कि 10-20% का करेक्शन और अभी आएगा तब एंट्री करनी चाहिए 2023 में बैंकिंग शेयरों पर आपका आउटलुक? देखिए, मेरा आउटलुक 2023 में पॉजिटिव है, और आने वाले लॉन्गर टर्म में अगर आप देखें 2030 तक आईएमएफ कह लें या फिर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट को अगर आप पढ़ लें, तो वहाँ कह रहे हैं कि भारत दुनिया की एक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाला है, और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के लिए सबसे बड़ी चीज जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो मनी होती है, और मनी ये बैंकों से मिलता है लोगों को। तो बैंक सिस्टम अच्छे करेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिस्ट होना चाहिए, क्योंकि मंदी का माहौल है। तो आपको अगर लॉन्गर टर्म में अच्छी चीज शॉर्ट टर्म में सस्ती मिलती हो तो आपको जरूर लेना चाहिए। हेंसफोर्थ आपको यहाँ से भी आप समझ लो कि 15 से 20% अगर करेक्शन होता है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बैंकिंग शेयर को एक्यूमुलेट करने के लिए। सर, एक चीज़ आपसे ये समझना चाहेंगे यहाँ पे कि अब आप कह रहे हैं कि भारत एक तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और उसको लेकर के निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन अभी थोड़ा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए अभी अगर अप्रोच लेना हो किसी को तो? देखिए, वेट एंड वॉच तो नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको अपने जो है निवेश करने का की जितनी रकम हो वहाँ 10 to 15% डेफिनेटली आपको करंट मार्केट प्राइस पे डिप्लॉय करना चाहिए, और वेट करें थोड़ा और, कि और अगर सस्ता मिलता है तो आपके लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा वो नीचे होते जाएगा धीरे धीरे। तो 10 to 15% डेफिनेटली इस लेवल पे आपको निवेश करना चाहिए। चलिए, तो अपने जो भी आप पैसे लगाना चाह रहे हैं बैंकिंग शेयरों के अंदर, उसमें 10 से 20%, 10 से 15% जो है निवेश अभी से करना आप शुरू कर दीजिए। अब सर, एक बात आती है कि आप लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं रिसर्च करनी चाहिए। तो अगर रिसर्च करनी हो तो कंपनियों के रिजल्ट्स को पढ़ा कैसे जाए, और ख़ासतौर से बैंकिंग कंपनियों के रिजल्ट्स को पढ़ने में कौन से वो महत्वपूर्ण नंबर हैं जिन पर ख़ासतौर से नज़र रखनी चाहिए? वो नंबर किस तरह के होने चाहिए? क्या कोई इसका कोई फॉर्मूला है जो आप हमारे दर्शकों के साथ डिस्कस करना चाहेंगे कि कहाँ नज़र रखनी चाहिए?
देखिए फॉर्मूला तो नहीं, लेकिन मैं कुछ पॉइंटर्स जरूर आपको बता दूं कि सबसे पहले ही जब हम उनके इनकम स्टेटमेंट आता है तो हम क्या देखते हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ कितना होता है। वो जरूर देखना चाहिए, और लोन ग्रोथ देखना चाहिए। दोनों चीजों में मतलब आप कितना कमा रहे हैं और लोन भी कितना, मतलब फ्यूचर इनकम कितना ग्रोथ हो सकती है और जो करंट इनकम कितना ग्रोथ हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मुख्य इनका रहता है अदर इनकम ग्रोथ जरूर होना चाहिए, क्योंकि अदर इनकम मतलब बैंकिंग की और सुविधाएं जो बैंकों के थ्रू देते हैं, जैसे वो म्यूचुअल फंड बेचते हैं, लाइफ इंश्योरेंस बेचते हैं, तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड बेचते हैं, उस चीज में कितना ग्रोथ हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो भी इनमें ग्रोथ देखी जा रही है या डी ग्रोथ है, उसके हिसाब से आपको एक्सपेंसेस कितने बढ़ रहे हैं। एक्सपेंसेस ऐसा तो नहीं है कि आपके इनकम से ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो थोड़ा रुक जाए वहां पर उस कंपनी के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोविजंस कितना हुए हैं, मतलब बैंक अगर कामकाज कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि इतना ज्यादा सेल कर दे रहा है कि उससे एनपीए ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं, तो प्रोविजंस पे ध्यान रखें कि बैंक एनपीए तो नहीं क्रिएट कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी के पास कितना मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जिसे हम कहते हैं, क्या उनके पास एक सही पूंजी है जिससे कि आने वाले दिनों में ग्रोथ के लिए वो यूज कर सके। उसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी कामकाज करते करते जीएनपीए और नेट एनपीए में कोई बढ़ोतरी तो नहीं हो रही है, कैपिटल में जो है वो कितनी स्वच्छ और साफ सुथरी है। उसके बाद हम देखते हैं उनके ट्रेजरी ऑपरेशंस को, क्योंकि बैंक का एक मुश्त बहुत बड़ा पैसा इनके ट्रेजरी ऑपरेशंस में लगा रहता है आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार, और वहां से कंपनी किस तरह से पैसा कमा रही है, उस ऑपरेशंस में कंपनी एफिशिएंट है कि नहीं। जी। उसके बाद हम कासा डिपॉजिट, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बता रहा था कि कासा डिपॉजिट्स का रेशियो कैसा है, 40% के ऊपर अगर है तो बैंकों का नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ सकती है। और उसके बाद हम उनके देखते हैं कि बुक वैल्यू में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, कंपनी सारे काम करने के बाद क्या जी। अपनी बुक्स को एक्सपैंड कर पा रही है। अगर कर पा रही है तो वेल एंड गुड, और उस बुक में कितना ग्रोथ हो रहा है। अगर आप समझ लें टॉप क्वार्टाइल में अगर आपका ग्रोथ है तो वेल एंड गुड होता है। बिल्कुल। जरा एक बार फिर से हम चाहेंगे कि जो चार्ट है वो एक बार स्क्रीन पर लाया जाए, ताकि हमारे दर्शक उन चार्ट्स को एक बार फिर से समझ सकें कि आखिर में क्या क्या वो महत्वपूर्ण नंबर होते हैं कि जिन पर नज़र रखनी चाहिए। तो उसमें आपको बता दें कि कंपनी की जो इंटरेस्ट है, इनकम है, और लोन ग्रोथ क्या है, इस पर आप नज़र रखिए। कंपनी की जो अदर इनकम है यानी अन्य आय में जो ग्रोथ है वो कैसी है, ये देखना चाहिए। काम खारजी खर्च जो है वो कहीं बहुत तेज़ी से तो नहीं बढ़ रहा है। भविष्य की ग्रोथ के लिहाज से क्या सीएआर सही है। इसके अलावा ट्रेजरी ऑपरेशंस पे भी कंपनी की नज़र रखनी चाहिए। बुक वैल्यू, ग्रोथ रेट पे नज़र रखनी चाहिए, और कासा डिपॉजिट। ये वो तमाम नंबर्स हैं, जब आप बैंकों के रिजल्ट्स पढ़ें, उस पर रिसर्च करें, तो इन पर जो है आपको नज़र रखनी चाहिए। अब अगला महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर निकल कर के आता है कि आखिर में अगर पैसे लगाने हो तो क्या जो दिग्गज हैं, जो पहले से ही काफ़ी बड़े नाम हैं, उन पर ही भरोसा करना चाहिए, चाहे वो एसबीआई हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी हो, या फिर जो छोटे मझोले शेयर हैं वहाँ पर जो है शेयरों को तलाशना चाहिए, और वहाँ पर ऐसे शेयर तलाशे जाएं जो कि आने वाले दिनों में लार्ज कैप हो सकते हैं। कहाँ पे बढ़िया रिटर्न मिल सकता है संतोष जी? इसका इसका क्या कुछ सोल्यूशन आपके पास है कि अगर किसी को चुनना हो तो? बहुत लोगों को तो सस्ते शेयर अच्छे लगते हैं, बहुत लोग भरोसे पर जाते हैं कि अभी अगर देश आगे बढ़ेगा तो बैंक आगे बढ़ेंगे, तो एसबीआई आगे बढ़ेगा, इसलिए पैसा लगा लेते हैं। आप क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को देख लें, मतलब आपका रिस्क कहाँ पे होगा और जो है रिटर्न कैसे आएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में 80-20 रूल अप्लाई करना चाहिए, जहां पर 80% दिग्गज बैंकों के साथ जाइए, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम या फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा है कि अगर आपने क्रेडिट असेसमेंट ठीक से नहीं किया, इकोनॉमी के को ठीक से नहीं पढ़ा, तो इसके फॉल आउट काफी गहरे हो सकते हैं, और मिड कैप में आपका वेल्थ इरोजन बहुत ज्यादा हो सकता है। तो मिड कैप या स्मॉल कैप में अगर आपको देना है तो 20% के करीब दें, और दिग्गज बैंक को मुझे लगता है कि एटलीस्ट वहां पर 80% जो है आपको अपने पोर्टफोलियो का देना चाहिए। तो अगर आप 100 रुपये लगाना चाह रहे हैं बैंकों में, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप बाज़ार में नए निवेशक हैं तो 80 रुपये जो है आप, जो दिग्गज कंपनियां हैं, जो दिग्गज बैंक हैं, वहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए, और 20 रुपये जो है वो आपको जो मझोले और छोटे बैंक्स हैं वहाँ पर लगाने चाहिए। अब एक बिल्कुल जी, मैं सवाल। आपको एक रोकना चाहूंगा यहाँ पर, बिल्कुल जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। जैसे मैंने बताया कि 80-20, मतलब जी, अगर बैंकिंग में जो एलोकेशन है उस एलोकेशन का 80% दिग्गज में लगाएं, मैं और वही कह फिर रहा हूँ, 20। मैंने वही कहा कि अगर 100 रुपये बैंकिंग में लगाने हैं तो 80 रुपये दिग्गज बैंकिंग शेयरों में लगाएं, और 20 रुपये जो है जो छोटे और मझोले बैंक्स हैं उनमें पैसे लगाएं। यही कहना चाह रहे हैं सर आप? जी हाँ, जी हाँ। जी। तो ये संतोष जी का फॉर्मूला है कि अगर आप कन्फ्यूज़न में हैं तो ये फॉर्मूला आप अपना सकते हैं। अब अगला महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि
अगर चुनने ही हो तो कहाँ ज़्यादा भरोसा दिखाई दे रहा है, प्राइवेट में या सरकारी में? हमने हाल फिलहाल में देखा कि जो अभी हम चार्ट भी दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, कि उसमें हमने देखा कि जो पिटाई हुई है वो जो है हमने देखा कि ज़्यादा जो है वो सरकारी बैंकों की ज़्यादा देखने को मिली है बनस्पत की प्राइवेट बैंकों की। हालांकि बहुत सारे प्राइवेट बैंक भी हमने देखा कि बुरी तरह टूटे हैं, लेकिन सरकारी बैंकों की पिटाई ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिली। और सब में हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे बैंक में थोड़ा सा अगर हम देखें तो जनवरी से अब तक का जो है करीब 5.5% ही टूटा है, लेकिन बाकियों में जो है थोड़ी सी गिरावट ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये इसकी क्या खास वजह मानते हैं सर आप कि ये जो पीएसयू बैंकों में खासतौर से, क्या ये अदानी के एक्सपोजर और अदानी की स्टोरी की वजह से ज़्यादा यहाँ पर दबाव ज़्यादा देखने को मिला, या और क्या कुछ आप कारण मानते हैं? और आपके लिहाज से कहाँ पे आपका ज़्यादा भरोसा होगा, प्राइवेट में या सरकारी में? देखिए, इसके पीछे दो रीजन है पीएसयू बैंकों के गिरने के पीछे। मुझे लगता है कि पहला एक अडानी है, जो कि मतलब सब कोई जानते हैं कि अडानी में एक्सपोजर था बैंकों का, उसके कारण बैंकिंग गिरी। और दूसरा जो है, पीएसयू ने काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किया था। अगर लास्ट ईयर आप बिल्कुल। देखें तो आउट परफॉर्मेंस के बाद एक करेक्शन भी मार्केट में होता है, और वो एक करेक्शन है प्लस अडानी का एक इशू था। तो ये दो मुख्य रीजन है, मुझे लगता है पीएसयू इसलिए करेक्ट हुए हैं। लेकिन सबसे पहली चीज, जब भी हम एनालिसिस करते हैं हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में अपॉर्चुनिटी साइज कितनी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में मिक्स सेट ऑफ जो है अच्छी कंपनियों को रखें, प्राइवेट प्लस पीएसयू। पीएसयू में जो अच्छी कर रही हैं, मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा ये अच्छी कर रही हैं। तो इस तरह से आपको जो अच्छी कंपनियां अपने क्षेत्र में, बढ़िया कंपनी अच्छी तरह से ग्रोथ कर रही हो और कामकाजी मुनाफा अच्छा हो, वैसी कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए। तो एक संतुलन बना करके चलिए, ऐसा नहीं कि प्राइवेट ही अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं कि सरकारी अच्छे होते हैं। अपने अपने क्षेत्र में जो दिग्गज कंपनियां, जो अच्छी कंपनियां हों, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे दिखाई दे रहे हों, जिनकी जिनकी हिस्ट्री जो है वो क्लीन हो, जिनका मैनेजमेंट अच्छा हो, वहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। आखिरी प्रश्न इस मंथन से जो निकलेगा अमृत, तो उस पे हम आए कि आपके पसंदीदा शेयर कौन से हैं। उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि अगर बैंकिंग शेयरों में निवेश करना हो तो कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर कि ध्यान देना चाहिए, और 100 रुपये अगर लगाने हो तो इस समय आप बैंकिंग में खास तौर से कितना फीसद आपको लगता है कि रिटर्न होना ही होना चाहिए, कि अगर इंडिया की ग्रोथ आगे होनी है तो आपके आपके पोर्टफोलियो में इतने % निवेश आपका बैंकिंग में होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज तो मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में बैंक्स, एनबीएफसी, ये दोनों को अगर मैं मिला लेता हूं तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि 25 से 30% का टोटल निवेश आपके पोर्टफोलियो में बैंकिंग में होना चाहिए। जी। और मौजूदा स्तर पे, जैसा मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि 10 से 15%, उस 25-30% में 10 से 15% जो है मौजूदा स्तर पे आपको देने चाहिए। ऐसा मुझे क्यों लगता है, क्योंकि अगर आप देखें जितनी दिग्गज बैंकें हैं इंडिया में, और लास्ट ईयर उन्होंने काफी अच्छी क्रेडिट ग्रोथ जो है पोस्ट की है। तकरीबन जितनी भी दिग्गज बैंक हैं, अगर आप देख लें 18 से 20% के करीब की जी। इसमें लोन ग्रोथ हुआ है। और भारत अगर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहा है तो ये लोन ग्रोथ मुझे लगता है कि सस्टेनेबल होंगे, एटलीस्ट फॉर अ टाइम बीइंग, लेट्स से कि 5 to 7 years। अगर ये सस्टेन होते हैं तो इन बैंकों में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लें 10 to 15%, और यहाँ से भी अगर और 15 to 20% और करेक्शन हो जाता है तो वो एक अच्छे मौके होंगे जहां पर कि अच्छी बैंकों को आप अपने पोर्टफोलियो के लिए चुनें। तो अच्छे बैंकों को चुनें, अभी भी आप ले सकते हैं, और जब यहाँ से गिरावट होती है तो फिर आप ले सकते हैं। कितना % बताया सर पोर्टफोलियो में होना चाहिए आपने, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे? 25 से 30% 25 से टोटल 30%। जी। 35 से, हाँ, जी। 25 से तो तीस अब परसेंट तो 100 में से 30 रुपये जो है आपको जो है बैंकों में लगाने चाहिए आने वाले 5-7 सालों के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म प्ले करते हैं तो। अब सर आखिरी प्रश्न जो होता है वो काफ़ी हमारे दर्शक समझते हैं, देखते हैं फॉर्मूला गुरु को, और उसके बाद वो चाहते हैं कि उनको मेहनत ना करनी पड़े। तो आपने काफ़ी मेहनत की है, इतनी अच्छी अच्छी रिसर्च निकाली और इतने इतने अच्छी अच्छी बातें बताई बैंकिंग के बारे में। तो हम चाहेंगे कि इस मंथन का एक अमृत भी अगर आप निकाल के दें कि आपकी पसंदीदा 5 बैंकिंग शेयर कौन से हैं, और आने वाले दिनों में अगर हम आप क्या आउटलुक देख रहे हैं, किस तरह के रिटर्न की उम्मीद वहाँ पर कर रहे हैं, और कितने समय में कर रहे हैं। तो क्या कुछ सजेस्ट करेंगे हमारे दर्शकों को आप? देखिए, मुझे लग रहा है कि आपको पहले तो बैंकिंग में प्राइवेट और पीएसयू दोनों मिलाकर मेरे पास प्लेटर में है। उसमें बिल्कुल। 3 प्राइवेट बैंकें हैं। पहली एचडीएफसी बैंक है। अब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड मिलकर एक बड़ी कॉन्ग्लोमरेट बन जाएगी, और इसमें लास्ट जो रिजल्ट इन्होंने पोस्ट किया था 20% के करीब लोन ग्रोथ पोस्ट किया था। मुझे लगता है कि ये कंपनी एक अच्छी पोर्टफोलियो बेट हो सकती है आपके लिए। दूसरा आईसीआईसीआई बैंक है, ये भी सेकंड लार्जेस्ट बड़ी बैंक है प्राइवेट सेक्टर पे।
और उसके बाद एक्सिस बैंक है। ये 3 दिग्गज बैंक हैं जहां पर कि आपको निवेश के लिए सोचना चाहिए। और उसके बाद पीएसयू में, चूंकि जो भारत जो है वो गांव में भी बसता है, और गांव के लोगों को या फिर हमारा जो रूरल इंडिया है, अगर उसकी हम ग्रोथ देखते हैं और आने वाले दिनों में, अगर ऐसा तो नहीं है कि केवल सिटीज ही ग्रो करेंगी, रूरल इंडिया भी ग्रो करेगा, तो उसके लिए वो फ्लेवर अगर आपको पोर्टफोलियो में रखने हैं तो मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगी चौथी पसंद। और उसके बाद अगर हम देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छा मैनेजमेंट है, प्रूडेंट मैनेजमेंट है, अच्छी लोन ग्रोथ है, कंपनी ने काफी अच्छा जो है इन दिनों रिजल्ट पोस्ट किए हैं। ये 5 बैंक हैं, आपको ध्यान रखनी चाहिए। जी। संतोष जी, ये बताइए कि ये इस पे आपका नज़रिया कितने समय का आपने रखा हुआ है ये, क्योंकि हर तरह के दर्शक हमारे पास हैं। बहुत लोग तो 5 साल, 7 साल, 10 साल का नज़रिया लेके चल रहे हैं। कुछ लोग 6-8 महीने, साल भर का नज़रिया लेके चल रहे हैं कि अभी गिरावट हुई है, खरीद ले, 6-8 महीने तक देखते हैं और हो सकता है रिकवरी आ जाए तो फिर प्रॉफिट बुक कर लें। बैंकिंग शेयरों में अप्रोच क्या होनी चाहिए इस समय? क्या बहुत लंबा अवधि का नज़रिया रखना चाहिए, 6-8 महीने, साल भर का नज़रिया रखना चाहिए? क्या आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए? देखिए, आइडियल सिचुएशन मुझे लगता है कि पहले आप लंबी अवधि के लिए लें और पोर्टफोलियो में धीरे धीरे इकट्ठा करें। जब आपके पास वो सारी चीजें इकट्ठा हो जाएं, देन यू बिकम द अपॉर्चुनिस्ट। आपको अब समझिए कि आपने कितनी प्रॉफिट लेनी है, क्योंकि ये बैंकें ग्रो कर रही हैं। इनके जैसा मैंने बताया कि 18 से 20% के करीब का ग्रोथ हो रहा है। जी सिमिलरली इनके बुक वैल्यू में भी ग्रोथ हो रहा है। तो 18 से 20% अगर ग्रोथ हो रहा है तो आपके इक्विटी के वैल्यू में भी डेफिनेटली तकरीबन जो है 15 से 20% का ग्रोथ आने वाले 1 साल में होना चाहिए। तो उस तरह से आप देख लें कि अगर इस साल रखते हैं तो आपको 15 से 20% ग्रोथ होगा। नेक्स्ट ईयर भी अगर उनकी लोन ग्रोथ वही रहती है तो वही ग्रोथ आपको मिल सकती है। तो जी। आप अब ये आप डिसाइड करें कि आपको कितने दिनों तक रहना है और कितनी प्रॉफिट लेनी है। तो उम्मीद करते हैं हम अपने दर्शकों से कि उनको आज बैंकों से जुड़े हुए और जो उनको नुकसान हो रहा है उससे जुड़े हुए तमाम उत्तर मिल गए होंगे। संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा निमंत्रण ये स्वीकार करने के लिए, आज के हमारे फार्मूला गुरु बनने के लिए। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? थैंक यू विपुल जी। ये जितनी भी चीजें हमने आपसे बात की है, ये सारी चीजें हमने अपने क्लाइंट के साथ भी डिस्कस की हुई हैं, तो हमारा एक वेस्टेड इंटरेस्ट डेफिनेटली इसमें है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से सर। आप जैसे गुरु रहेंगे तो जो हमारे दर्शक हैं उनका नुकसान जो है उम्मीद करते हैं कम से कम रहेगा और अच्छे खासे रिटर्न वो उनको मिलेंगे। तो फिलहाल अब फॉर्मूला गुरु को समेटने का वक्त हो गया है, लेकिन अगर अभी भी बैंकिंग को लेकर के कोई दुविधा है या आप किसी बैंकिंग शेयर में फंसे हुए हैं तो हर सोमवार और शुक्रवार दोपहर 2 बजे हम सिर्फ शेयर बाज़ार की बात करते हैं और आपसे लाइव जुड़ते हैं। तो आप जो है अगर आप तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़िए 9311211874 पे। हमसे आप व्हाट्सअप करके अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं, किस शेयर में कितने पैसे लगा रखे हैं, कितने समय के लिए लगा रखे हैं, अभी लगाने चाहिए कि नहीं। तो इन तमाम प्रश्नों के उत्तर हर रोज़ दोपहर 2 बजे जुड़िए हमारे साथ लाइव। सोमवार शुक्रवार को बात तो हम शेयर बाजारी करते हैं, लेकिन इसके अलावा म्यूचुअल फंड और बाकी जो आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े मुद्दे हैं इस पर हम बात करते हैं मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को। तो फार्मूला गुरु देखने के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन फार्मूला गुरु में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप तमाम अपनी जेब से जुड़ी हुई खबरों के लिए बने रहिए लगातार मनी 9 के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।